तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सुपर कमांडो ध्रुव की वैम्पायर का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और मानसिक बंधन टूट गया। इस बार ध्रुव ने उस रहस्यमय आकृति को संभलने का मौका नहीं दिया। अब बता कौन है तू, परमाणु यंत्र में खराबी तूने कैसे पैदा की थी। जवाब में उस आकृति का हाथ घुमा और जलती खोपड़ी में कुछ जा गिरा। एक गाढ़ा धुआं कमरे को तेजी से अपने आगोश में लेने लगा और साथ ही साथ ध्रुव का दिमाग भी अंधेरे में डूबने लगा। अब उस रहस्यमय आकृति और ध्रुव के जान के बीच में कोई रुकावट नहीं थी। अगले दिन का सूरज अपने साथ एक नई खबरें लेकर आया। परमाणु परीक्षण के कंट्रोल सेंटर में मेरा शक सही था जनरल सर, परमाणु यंत्र के साथ छेड़खानी की गई है और छेड़खानी करने वालों को परमाणु यंत्र की डिज़ाइन का हर डिटेल मालूम था। यानी परमाणु यंत्र के डिज़ाइन जासूसों के हाथ लग चुके हैं। अब हमको नाकेबंदी और कड़ी करनी होगी ताकि वे डिज़ाइन देश के बाहर न जा पाए। उस गुफा में फैली रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? परमाणु परीक्षण और उस गुफा का कोई गहरा संबंध है जनरल। हमने गुफा की रेडियो एक्टिविटी को दूर करने के लिए रोमानिया से मशहूर परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर सटन को बुलाया है। जब गुफा से रेडियो विकिरण दूर हो जाएंगे तब उसमें घुसकर असली बात का पता लग सकेगा। अभी रोमानिया से प्रसिद्ध परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर सटन को बुलाया है। वे भी चंडिका का चेकअप भी। और अस्पताल में चंडिका कैसी है डॉक्टर? वैसी ही है, न तो इसकी हालत में कोई सुधार है न ही बिगाड़। डॉक्टर, कोई डॉक्टर सटन आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, डॉक्टर सटन आ भी गए। वेलकम डॉक्टर सटन, हमारे देश में पहली बार आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके महान देश में आने पर मुझे भी बहुत खुशी है, पर मुझे इस बात का दुख भी है कि मुझे एक दुर्घटना के कारण यहाँ आना पड़ा। लेकिन आप चिंता न करें, मैं अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ आया हूँ। अब मुझे बताइए कि समस्या क्या है और कहाँ पर है। बाबा खान भ्रम में पड़ा हुआ था। पता नहीं ध्रुव जिंदा है या मर गया। इदरी और शेखू की लाशों को तो हमने दफना दिया है, पर ध्रुव की लाश का कहीं पता नहीं चला। मेरे ख्याल में इदरी और शेखू ने ध्रुव का काम तमाम करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया होगा और बाद में आपस में झगड़ा हो जाने के कारण दोनों ने एक दूसरे का ही कत्ल कर दिया। हो सकता है, लेकिन मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। हमारी छिपने वाली गुफा पर कोई अंग्रेज डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आ धमका है। कहीं उसके हाथ हमारी पते वाली डायरी लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। दिन भर डॉक्टर सटन के आदमी मशीनों की मदद से रेडियो एक्टिविटी साफ करने में व्यस्त रहे। दिन भर चंडिका को होश नहीं आया और दिन भर ध्रुव का कोई पता नहीं चला। दिन भर की रोशनी शाम के अंधेरे में ढलने लगी। इस लड़की की हालत तो आश्चर्यजनक है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि रेडियो एक्टिविटी से कपड़े बिना झुलसे शरीर से चिपक जाएं। फिर भी मैं इलाज तो कर ही रहा हूँ। यह श्वेता कहाँ चली गई? कल से उसकी कोई खबर नहीं है और ध्रुव भी कल रात से लापता है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रात धीरे धीरे और काली होने लगी और साथ ही पूरे माहौल में एक अजीब सी शैतानियत घिरने लगी। आज पेड़ों के उल्लू और घासों के झिंगुर तक शांत थे। कुछ भयानक होने वाला था और इस हादसे की शुरुआत करने जा रहा था अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ भयानक साया। न जाने वह अस्पताल के अंदर से बाहर आया था या बाहर से अस्पताल के अंदर जाना चाहता था। फिर मूर्ति की तरह खड़े हुए साये के शरीर में हरकत आई और उसके पैर उसको उस गुफा की तरफ ले जाने लगे जिसके बाहर दिन भर के काम के बाद डॉक्टर सटन का एक आदमी मशीनों की शायद सफाई कर रहा था। अचानक उसको अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ और फिर दर्द की एक तेज लहर ने उसकी शरीर को हर कोशिश को हिलाकर रख दिया। खून को सर्द कर देने वाली एक चीख हवा को चीरती चली गई। वह साया तेजी से वापस पलटा और पल भर के लिए ठिठक गया। उसका रास्ता रोककर खड़ा था सुपर कमांडो ध्रुव। उस भयानक आकृति ने अपना रास्ता बदलने की कोई कोशिश नहीं की और ध्रुव को ऐसा लगा जैसे 100 की स्पीड पर दौड़ते ट्रक ने उसे टक्कर मारी। उसका दिमाग हिल गया। उसके संभलने से पहले ही वह साया न जाने कहाँ गायब हो चुका था। अब ध्रुव कराते हुए डॉक्टर सटन के आदमी की तरफ पलटा और उसकी आंखें अविश्वास से फैलती चली गई। वह आदमी हर गुजरते पल के साथ इंसान से शैतान बन रहा था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या किसी बुरे सपने का एक हिस्सा। गुफा पर नज़र रखे बाबा खान और पेशावरी दहल उठे। यह क्या है बाबा खान? पता नहीं पेशावरी, लेकिन मेरा दिल मुझसे यहाँ से 100 की स्पीड में भाग जाने को कह रहा है। मेरा दिल 150 की स्पीड बता रहा है।
झाड़ियों में हो रही हलचल ने उस शैतान का ध्यान खींच लिया और उसके हाथ बिजली की गति से हरकत में आए। बाबा खान बचाओ! बाबा खान के हाथ में खंजर आ गए और फिर खंजर हवा में उड़ने लगे। निशाना बाखा का सिर था और निशाना बिल्कुल सही था। सिर में कई खंजर जा धंसे लेकिन बाखा के गले से हल्की सी गुर्राहट तक नहीं निकली। पेशावरी की गर्दन पर 2 दांत आ गड़े और साथ ही साथ उसके चेहरे पर भी वसीयत के भाव उभरने लगे। बाबा खान ने वहां से भागने का फैसला तुरंत कर लिया, लेकिन ध्रुव ने इस मुसीबत से टकराने का फैसला कर लिया था। चाहे इस फैसले का अंजाम हो उसकी मौत। एक ही बार से ध्रुव का पूरा शरीर झंझना गया और उसके संभल पाने से पहले ही पेशावरी के बदन से खून का एक एक कतरा चूस लिया गया था। लेकिन उसके मरे चेहरे पर भी लंबे हो गए दांत साफ नजर आ रहे थे और नजर आ रही थी स्टील की चमकती खोपड़ी। यह क्या? यह तो उन जासूसों की टोली का ही सदस्य है। यानी इन जासूसों के छिपने की जगह कहीं आसपास ही अब मेरा खून पीना चाहता है यह। लेकिन जो सिर में खंजर घुसने के बाद भी नहीं मारा उसका मुकाबला मैं कैसे करूंगा? लेकिन यह आखिर है कौन और गुफा में मसूनों के साथ क्या कर रहा है? ध्रुव को डॉक्टर सटन के आने के बारे में पता नहीं था। बाखा की वसीयत और खून की प्यास ने उसके अंदर एक जबरदस्त फुर्ती भर दी थी और आखिरकार ध्रुव ही उसके चुंगल में आ ही गया। ताजे खून से भीगे दांत उसकी गर्दन की तरफ भी बढ़ने लगे। अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी ध्रुव उसके चुंगल से छूट नहीं पा रहा था। तभी बाखा की गर्दन से एक अजीबोगरीब रस्सी आ लिपटी और बाखा के खून पीने की इच्छा एकाएक समाप्त हो गई। अब वह पिंजरे में बंद कैदी की तरह छटपटा रहा था। ओह, तो ये तुम्हारा पालतू है, लेकिन अगर तुमको इसके हाथों से मेरी जान ही लेनी थी तो तुमने किले में मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? शाम को जब मुझे होश आया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैं तुम दोनों को ही यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नहीं ध्रुव, अगर यह इस बंधन से छूट गया तो बंधन से छूटते ही बाखा बिजली की सी फुर्ती से अपने हमलावर की तरफ लपका। लेकिन वह साया भी बाखा का इरादा समझ चुका था। वह फुर्ती से एक तरफ हटा और बाखा के हाथ में उस साया का लबादा आ गया। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई क्योंकि उसके सामने कोई बदसूरत चुड़ैल नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी और बाखा उसको अपने चुंगल में कस चुका था। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। यह लड़की उसके उसके कारण बाखा के चुंगल में फंसी थी, इसलिए उसको छुड़ाना ध्रुव का पहला फर्ज था। इसको खत्म कर दो ध्रुव, वरना ये सब के लिए आफत बन जाएगा। यह कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान है। मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमय साया ने इसको राक्षस में तब्दील कर दिया है। वह साया जरूर वही वैम्पायर है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। वैम्पायर? यह क्या होता है? वैम्पायर ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्यों का खून पीकर युगों युगों तक जिंदा रहते हैं और वे जिनका खून चख लेते हैं वह खुद भी वैम्पायर बन जाता है। जिस साया ने इस आदमी का खून चखा वह एक वैम्पायर था और इसका खून चखकर उसने इसे भी वैम्पायर बना दिया है। अब यह जिसका खून चखेगा वह भी वैम्पायर बन जाएगा। ओह, इसने मेरे मानसिक बंधन को कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला। इसको खत्म करने का रास्ता सोचो ध्रुव। लेकिन इसको तो सिर में धंसे खंजर तक नहीं खत्म कर पाए, मैं इसको कैसे खत्म करूंगा? डॉक्टर सटन गुफा की तरफ आ ही रहे थे। यह जोजो का बच्चा कहाँ मर गया? मशीनें साफ करने में इतना समय लगता है क्या? आज मैं इसकी यह क्या? जोजो को क्या हो गया? क्या हुआ उसे? और तुम दोनों कौन हो? डॉक्टर सटन ध्रुव और उस लड़की को तो नहीं पहचानते थे, लेकिन जोजो के कपड़े के चिथड़े उसकी पहचान बताने के पर्याप्त थे। ध्रुव का ध्यान पल भर के लिए डॉक्टर सटन पर गया और वही उसके लिए महंगा पड़ गया। जोजो उर्फ बाघा ने उसे जमीन के साथ चिपका दिया और खून पीने को बेताब दांत चमकने लगे। ओह, इस बार तो इसने मुझे कस कर दबोचा है और उस लड़की के मानसिक वार इसको सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हिला पा रहे हैं। यह मेरा खून पी कर ही रहेगा और मैं इसको रोक नहीं। तभी ध्रुव की आंखें चमक उठी। वह गुफा रेडियो एक्टिविटी से भरी गुफा। इसने चंडिका पर तो असर किया था, शायद इस पर भी गुफा की रेडियो एक्टिविटी का कुछ असर कर जाए। अगले ही पल ध्रुव चिल्लाया, इस पर और तेजी से मानसिक वार करो, जितना तेज वार कर सकती हो करो। उस रहस्यमय लड़की ने अपनी सारी मानसिक शक्तियों को एकत्रित किया। बाखा की पकड़ ध्रुव पर जरा सी ढीली पड़ी और ध्रुव ने यह मौका नहीं खोया। हवा में उड़ता हुआ बाखा का शरीर गुफा के अंदर जा गिरा। पल भर के बाद गुफा से एक चीख उभरी, बाखा की आखिरी चीख। डॉक्टर सटन आश्चर्यचकित से ये सारा दृश्य देख रहे थे। कौन हो तुम? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वह लड़की
अरे वह लड़की कहाँ गई? ओह, शायद वापस चली गई। वह अपना रहस्य किसी किसी को नहीं बताना चाहती होगी। जब तक मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी न मिल जाए तब तक मैं भी उसके राज को राज ही रखूँगा। इस वक्त तो गुफा के अंदर जाकर जोजो की हालत देख पाना भी संभव नहीं है। पर तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। मैं डॉक्टर सटन हूँ, परमाणु विशेषज्ञ। रोमानिया से गुफा में फैली रेडियो सक्रियता को दूर करने आया हूँ। अब बताओ कि तुम कौन हो। ध्रुव डॉक्टर सटन को किले वाला घटनाक्रम छोड़कर सारा किस्सा सुनाता चला गया। क्या वैम्पायर? आप वैम्पायरों के बारे में कैसे जानते हैं? मैं रोमानिया में पला बढ़ा ध्रुव, और संसार के उस हिस्से में वैम्पायर एक आम चीज़ है। ओह, तो शायद आप इनको ख़त्म करने का रास्ता भी जानते होंगे। नहीं, मैं कोई वैम्पायर विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारा पहला काम उस वैम्पायर को पकड़ना है जिसने जोजो को वैम्पायर बनाया था, वरना वह न जाने कितने लोगों को वैम्पायर बना देगा। अभी तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना ध्रुव। अगर यह बात वैम्पायर तक पहुंच गई तो वह सतर्क हो जाएगा और फिर उसको पकड़ना असंभव हो जाएगा। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। अब आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ध्रुव के सामने कई नए रहस्य खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वह अपना मुख्य मकसद भूला नहीं था, और वह था जासूसों की तलाश। बाखा बने जोजो ने जिसका खून पिया है वह जासूसों की टोली का ही एक सदस्य है। इसकी तलाशी लेने पर शायद ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि इसके अड्डे का पता चल सके। तभी किसी ने धीरे से ध्रुव को कंधे को छुआ। कौन? ओह तुम। मेरा नाम लॉरी है ध्रुव। लेकिन तुम हो कौन? किले में छुपकर क्यों रहती हो? और ये अद्भुत मानसिक शक्तियाँ तुमको कैसे मिली? मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और उनकी पट रानी थी एक अंग्रेज महिला। अंग्रेजों से हुई लड़ाई में मेरे परदादा हार गए और बंदी बना लिए गए, लेकिन परदादी को अंग्रेजों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। वे उस वक्त गर्भवती थी। मेरे दादा का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ। फिर मेरे पापा का। एक दिन पापा ने बातों में मुझे मेरे परदादा और किले के बारे में बताया। मेरी उत्सुकता जाग उठी और मैं टूरिस्ट के रूप में यह किला देखने चली आई। किले का दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे पता था कि इस गुफा से एक गुप्त सुरंग किले तक जाती है। उसी रास्ते से मैं किले के अंदर आ गई। किले की छानबीन के दौरान परदादाजी की लाइब्रेरी में मुझे तंत्र मंत्र, अमानवीय वस्तुएं यानी भूत प्रेतों और मानसिक शक्तियों पर कई पुरानी दुर्लभ किताबें मिली। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं यहीं पर रहकर इन शक्तियों को पाने का अभ्यास करूंगी। मैं किले में पिछले 2 सालों से बिना किसी बाधा के साधना करती रही और उसमें मेरे अंदर कई तरह की मानसिक शक्तियाँ विकसित हो गई। वाह, तुम तो अनोखी लड़की हो लॉरी। लेकिन तुमको रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें कैसे मिलती है? मैं सुरंग के रास्ते से बाजार जाकर आम पर्यटकों की तरह खुद ही चीज़ें खरीद लाती हूँ, लेकिन पिछले 6 महीनों से मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लाई थी। अभी कल मेरी साधना न जाने क्यों अपने आप भंग हो गई। मुझे एक शैतानी ताकत के आने का एहसास होने लगा, और इसके बाद तुम किले में घुसे और मैं तुमको ही शैतान समझ बैठी। लेकिन जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम्हारे दिमाग को अपनी मानसिक शक्तियों से पढ़ा और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन तुम मुझे बार बार जासूस क्यों कह रहे थे? ध्रुव ने लॉरी को सारा वाकया सुना दिया। अच्छा, यानी किले की गुप्त सुरंग के बीच में से नीचे जाती एक नई सुरंग इन जासूसों ने ही खोदी है। नई सुरंग? हाँ, और मुझे यकीन है कि वह सुरंग परमाणु यंत्र तक जाती होगी। खैर, वे जासूस बचकर कहाँ जाएंगे? इस वक्त तो हमारी चिंता उससे भी कहीं बड़ी है, असली वैम्पायर को ढूंढने की चिंता। लेकिन उसको ढूंढ कर हम उसका क्या करेंगे? उसको मारा तो जा ही नहीं सकता। कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा, मैं वह रास्ता पता कर लूँगी। लेकिन वैम्पायर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं यहाँ रहकर स्थिति पर नज़र नहीं रख सकती, इसलिए यह काम तुमको करना होगा। मगर वैम्पायर का पता चलने पर मैं तुमको बुलाऊंगा कैसे? तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, मैं खुद ब खुद जान जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, वैम्पायर को ख़त्म करने का रास्ता तलाश करना है। अगले दिन भी मशीनें रेडियो सक्रियता दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन जोजो की लाश का कहीं पता नहीं चला। चंडिका की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आया और बाबा खान को सबूत नष्ट करने का कोई मौका नहीं मिला। कहीं गुफा में रखी डिजाइनें और मेरे पते वाली डायरी इनके हाथ न लग जाए। शाम फिर से गहराने लगी और वैम्पायर का अब तक कोई पता नहीं था। वैम्पायर का अगर पता नहीं चला तो गजब हो जाएगा ध्रुव। इस शहर पर कयामत टूट पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ चिप, बैठे बैठे बोर हो गया। जल्दी आना टिमोटो, कहीं वैम्पायर तुमको ही ना पकड़ ले। डोंट वरी चिप, मैं यूँ गया और यूँ आया। टिमोटो गया तो ज़रूर,
लेकिन वापस आई उसकी चीख, ओह यह तो टिमोटो की आवाज़ है। दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और आश्चर्य से जड़ हो गए। टिमोटो की गर्दन में दांत गड़ाए खड़ा था वैम्पायर। वैम्पायर का काम हो चुका था। वह वापस भागने के लिए पलटा, लेकिन इस बार ध्रुव ने उसको न भागने देने की कसम खाई थी। वैम्पायर ध्रुव की तरफ लपका और ध्रुव की टांग ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। वैम्पायर की नाकाब को बांधे रखने वाली रस्सी खुल गई। वैम्पायर गुर्रा कर ध्रुव की तरफ पलटा और ध्रुव को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। चंडिका, तुम वैम्पायर हो? मेरी मरीज चंडिका ही वैम्पायर है। इससे पहले कि आश्चर्य में जड़ हो गया ध्रुव कुछ समझ पाता, चंडिका लपकी और उसके लंबे दांत ध्रुव की गर्दन में आ धंसे। यह क्या? वैम्पायर चंडिका ने तुम्हारा खून चख लिया है ध्रुव, यानी अब तुम भी वैम्पायर बन जाओगे। ध्रुव के कुछ जवाब दे पाने से पहले ही चंडिका का शरीर एक तेज कपकपाहट के साथ जमीन पर आ गिरा और साथ ही साथ हवा में एक वहसी गुर्राहट उभरी। भुर्रा भुर्रा। टिमोटो टिमोटो भी वैम्पायर बन गया। वैम्पायर भुर्रा भुर्रा बना टिमोटो चंडिका की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव ने उसे बीच में ही रोक लिया। मैं तुझे चंडिका को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जल्दी ही मुझ में भी बदलाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैं शायद अपने काबू में न रहूं। लेकिन इससे पहले मैं तुझे रोक कर ध्रुव के वार पिछले बार की तरह ही बेकार साबित हो रहे थे। उसकी गर्दन भुर्रा के शिकंजे में फंस चुकी थी और उसका दिमाग चीख उठा। लॉरी और उसकी मुट्ठी में मिट्टी भर गई। इंसान हो या इंसानी खून पीने वाला वैम्पायर, आंखें हमेशा शरीर का सबसे कोमल अंग होती है। शिकंजा ढीला पड़ते ही ध्रुव ने भुर्रा को उछाल फेंका। भुर्रा एक लंबी और नुकीली चट्टान पर पेट के बल गिरा। डॉक्टरी विज्ञान के अनुसार उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन तंत्र विज्ञान कुछ और ही कहता था। ध्रुव के बदन से एक चट्टानी घुसा आ टकराया, लेकिन इससे पहले कि भुर्रा ध्रुव को कुछ और नुकसान पहुंचा सकता, वह खुद उछलकर दूर जा गिरा। लॉरी घटनास्थल पर आ चुकी थी। वैम्पायरों को इस लहसुन की माला से बांधा जा सकता है ध्रुव, पर इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यह नुकीली लकड़ी इसके दिल के आर पार कर दी जाए। यह अब इंसान नहीं रहा, इसलिए इसको खत्म करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। भुर्रा के आगे बढ़े हाथ को छकाता हुआ लकड़ी का नुकीला सिरा उसके दिल वाली जगह पर गहराई से जा धंसा, लेकिन भुर्रा फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारा सोचना गलत है लॉरी, इसको मंत्रित रस्सी से बांधने की कोशिश करो। मेरी जानकारी सही है ध्रुव, मेरे ख्याल से इस वैम्पायर का दिल सीने में न होकर कहीं और है। लॉरी के सधे हाथों का फंदा भुर्रा के गले में जा धंसा, लेकिन भुर्रा का तड़पना जारी रहा। तुम इसको मंत्रित रस्सी से बांधो और मैं इसके दिल का पता लगाता हूँ। रुको ध्रुव, मैं इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसके बाद आराम से इसके दिल वाली जगह का पता लगा लेंगे। ध्रुव के रोक पाने से पहले ही डॉक्टर सटन आगे बढ़े और एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया। फंदा टूट गया और लॉरी पर कुछ देर के लिए बेहोशी छा गई और भुर्रा आज़ाद हो गया। ध्रुव के हाथ से लकड़ी का लंबा खूंटा दूर जा गिरा और भुर्रा ध्रुव और लॉरी को भूलकर चंडिका की तरफ बढ़ा। उसने बेहोश चंडिका को हवा में उठा लिया। एक हल्के से झटके से ही चंडिका की गर्दन का टूट जाना निश्चित था और ध्रुव के पास खूंटे को टूटने का वक्त नहीं था। खूंटे को ढूंढने का वक्त नहीं था। सबसे पहले इसके दिल का पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा, वहशियत भरा तरीका। ध्रुव पागलों की तरह भुर्रा पर टूट पड़ा। क्या ध्रुव पर चंडिका के काटने का असर हो रहा था या उसका मकसद कुछ और था? मेरे हर वार के साथ इसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और इसके शरीर के पास रहने से मुझे धड़कन के जरिए इसके दिल की जगह का पता लग सकता है। मिल गया, इसका दिल इसके पेट के दाईं तरफ। लेकिन यह जानकारी ध्रुव के काम नहीं आ सकी। भुर्रा ने उसको दबोच लिया। ध्रुव की सांस घुटने लगी। बेचैनी में उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और उसके हाथ में उसकी किस्मत आ गई। लकड़ी का खूंटा चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। एक ही झटके में ध्रुव ने लकड़ी का नोकीला सिरा पेट के आर पार कर दिया और एक ही चीख के साथ भुर्रा का शरीर लकड़ी के खूंटे से निकली आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही पलों बाद राख के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। आश्चर्य मत करो ध्रुव, वैम्पायरों का अंत ऐसे ही होता है। मुझे आश्चर्य दूसरी बात का है लॉरी, और वह यह कि वैम्पायर बनी चंडिका के काटने के बाद भी मैं वैम्पायर क्यों नहीं बना।
चंडिका की हालत के बारे में जानकर सब सन्नाटे में आ गए। डॉक्टर सटन और ध्रुव की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। अगर यह सत्य है तो इसका खत्म कर देना उचित होगा, क्योंकि इस हालत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, वरना हम में से कोई भी वैम्पायर बन सकता है, लेकिन मैं तो वैम्पायर नहीं बना। इसके दांत तुम्हारा खून नहीं पी पाए होंगे ध्रुव, वरना तुम भी नहीं बचते। इसको जिंदा छोड़ने का मतलब होगा कई जानों को खतरे में डालना। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सटन, अगर आज शाम तक इसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया तो हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन लॉरी को कहीं पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। चंडिका इस गुफा में घुसने के बाद ही वैम्पायर बनी थी, लेकिन इसके बाद तो इसमें डॉक्टर सटन के आदमी भी घुसे थे, उनको कुछ क्यों नहीं हुआ? जवाब पाने के लिए मुझे गुफा के अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। लॉरी जो गुफा में घुसी तो शाम तक बाहर नहीं आई। सूरज डूब रहा है। डॉक्टर सटन, चंडिका को खत्म कर दो, वरना रात होते ही या फिर उठ खड़ी होगी। इस नोकीली लकड़ी से इसका दिल भेद कर इसे मारा जा सकता है। इस पाप के लिए ईश्वर मुझे माफ करें। लकड़ी का नुकीला सिरा नीचे गिरने से पहले ही नहीं, डॉक्टर सटन के हाथ से दूर जा गिरा। शैतान चंडिका नहीं, तुम हो डॉक्टर सटन, या तुम्हारा कोई और नाम है तो तू मेरा रहस्य जान गई है। अब तू नहीं बचेगी। इस शहर का कोई इंसान नहीं बचेगा। अब सब बनेंगे वैम्पायर। यह सब क्या हो रहा है लॉरी? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसे पकड़ना जरूरी है। आओ ध्रुव। पर लॉरी और ध्रुव के पहुंचने तक डॉक्टर सटन तैयार हो चुका था। मेरे वैम्पायरों को सबसे पहला शिकार तुम दोनों बनोगे, फिर यह पूरा शहर। तेरे हवाई किलों को तोड़ने का उपाय मैं लेकर आई हूँ शैतान। इस गोले में गुफा की पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है और यह एनर्जी तुम लोगों को खाक में मिला देगी। गोला जमीन पर गिरते ही रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और उस चमक के साथ ही गायब हो गए डॉक्टर सटन और उसके वैम्पायर। लॉरी, ये सब कहाँ गए? इनका अंत हो गया है ध्रुव। ये असली डॉक्टर सटन नहीं था, बल्कि उनके रूप में वैम्पायरों की टोली का मुखिया था। असली डॉक्टर सटन को इन लोगों ने शायद कहीं कैद कर रखा है या मार डाला है। ओह, पर ये यहाँ पर क्यों आए थे? दरअसल परमाणु विस्फोट के कारण गुफा के अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया था। ऐसी दुनिया जिसमें पॉजिटिव एनर्जी वाले वैम्पायर रहते हैं, यानी अच्छे भूत। हाँ, ऐसा ही समझ लो। अब जब चंडिका गुफा में घुसी तो उसका मकसद जानने के लिए एक अच्छे वैम्पायर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। चंडिका की पोशाक और मास्क इसलिए नहीं उतर रहे थे क्योंकि वैम्पायर ने उस पर उसी रूप में कब्जा किया था। इस दुनिया का द्वार खुलते ही नेगेटिव एनर्जी वाले यानी बुरे वैम्पायरों को भी इस द्वार में खुलने की भनक लग गई थी। गुफा को रेडियो एक्टिविटी से मुक्त कराने की आड़ में वे इन अच्छे एम्पायरों को या तो मार रहे थे या फिर कैद कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं उनके बुरे इरादों के लिए खतरनाक थी। इसी बीच जोजो के वैम्पायर बनने से डॉक्टर सटन समझ गया कि एक वैम्पायर गुफा से निकल भागा है। वह जानना चाहता था कि वह वैम्पायर कौन है ताकि उसको नष्ट किया जा सके। और इसी बीच चंडिका अच्छे वैम्पायर के रूप में बुरे वैम्पायरों को उनके असली रूप में ला रही थी। चूंकि तुम वैम्पायर नहीं थे इसलिए तुम पर उसे काटने का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर सटन पर मेरा शक करने का एक कारण यह भी था कि चंडिका सिर्फ डॉक्टर सटन के आदमियों पर ही हमला कर रही थी। एक बात और, गुफा के अंदर एक जासूस की लाश भी पड़ी है और लाश के पास ही परमाणु यंत्र के नक्शे तथा एक डायरी भी पड़ी है। ओह, ये चीज़ें उसने गुफा में छुपा कर रखी होगी। लेकिन वह मरा कैसे? गुफा के पॉजिटिव वैम्पायरों ने उसे खत्म कर दिया था। वे किसी बुरी आत्मा को नहीं छोड़ते। लेकिन अब चंडिका का क्या होगा? क्या वह ठीक नहीं हो सकती? चंडिका तो ठीक हो भी गई होगी ध्रुव। वैम्पायर उसका शरीर छोड़ चुका होगा। बुरे वैम्पायरों के खत्म होते ही अच्छे वैम्पायरों का काम भी खत्म हो गया है। वे लोग वह द्वार भी बंद कर रहे हैं। ध्रुव, यह सब क्या हो रहा है? चंडिका अपने आप कैसे ठीक हो गई? ओह जनरल साहब, पापा और चंडिका, आपको लॉरी सब समझा देगी। लॉरी, जरा इनको। अरे लॉरी कहाँ गई? कौन थी वह लड़की? मैं सब समझाता हूँ पापा। सिर्फ लॉरी और किले वालों की बात नहीं बताऊँगा। अगर वह अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहती तो मैं भी इससे उसी का साथ दूंगा। और फिर सारा काम निपट गया। राजनगर जाने की परमिशन भी मिल गई, पर यह श्वेता अभी तक गायब। पापा, श्वेता तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान था। अरे भैया, तुम यहाँ पर क्यों आए? ज़रूर मेरी चुगली करने आए होगे। इसकी खूब पिटाई करो पापा। पिटाई क्यों? मैं तो उसी शाम वापस आ रही थी, पर पहरे पर कई नए सिपाही खड़े थे। बोले कि नाकेबंदी है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये बात तो सच है। फिर तू अंदर कैसे आई? मैं 2 दिनों तक सिपाहियों का
कान खाती रही। बहरे हो जाने के डर से उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। झूठ, फिर सफ़ेद झूठ। अरे झूठे होगे तुम, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैं किसी से डरती हूँ क्या? ओहो, झगड़ना बंद करो और सामान पैक करो। हम लोग वापस राजनगर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी का झगड़ा राजनगर में होगा। मैंने कहाँ पर झगड़ा छोड़ा था? हाँ, मैं किसी से डरती हूँ क्या? सिपाही सच में बहरा हो गया होगा। लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए, कहानी इसलिए अब हम कहानी करते हैं यहीं पर समाप्त।